हेलो बच्चों, हम आ गए हैं अपने चैप्टर 4 के जाति और राजनीति पैराग्राफ पर। इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो लोग हैं वो जाति के नाम पर राजनीति करते हैं और ये जो जातिगत असमानताएं हैं ये कैसे और कब से हमारे साथ हैं। चलिए, सबसे पहले है कि जो जातिगत असमानताएं हैं वो ये आज की नहीं बल्कि ये बहुत पुरानी है और ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीके के जो इम्पैक्ट्स हैं वो समाज पर डालती हैं। देखते हैं कौन कौन से इम्पैक्ट्स हैं। जातिगत असमानताएं। लिंग और धर्म के आधार पर विभाजन पूरी दुनिया में होता है, लेकिन अधिकतर समाज में जब हम समाज की बात करते हैं तो पेशा परिवार की पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किया जाता है। मतलब जाति व्यवस्था के अनुसार भी समाज को बांटा गया है। वर्ण व्यवस्था, अगर हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था चलती है। जाति समूहों से भेदभाव अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें हम 9वीं कक्षा में ऑलरेडी ये बात पढ़ चुके हैं कि विभिन्न समाज सुधारकों ने, जैसे ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं ने कैसे समाज सुधारकों से जाति भेदभाव को से समाज को मुक्त करने की व्यवस्था बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए थे। इन्होंने लोगों को समझाया कि जातिवाद से कोई सुविधा या नहीं मिलती है या किसी तरीके का प्रॉफिट लाभदायक नहीं है ये समाज के लिए। आज की बात करें कि हमारे भारत में जो धार्मिक समुदाय हैं वो कितने भागों में बटे हुए हैं और किस तरीके से हमारी आबादी है, ये सेंसस के 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं 79.8 हिंदू, 14.2 मुसलमान, ईसाई 2.3, सिख 1.7 और अन्य धर्म 2% हैं, जिसमें जैन, बौद्ध और अन्य धर्म भी शामिल हैं। अगर हम बात करें तो ये जो महापुरुषों का प्रयास था ये कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक बदलाव को लेकर भारत में आया। इसके साथ ही जाति व्यवस्था में बदलाव आया जब आर्थिक विकास हुआ, शहरीकरण हुआ, साक्षरता और शिक्षा का विकास हुआ, पेशे चुनने की आज़ादी और गांव में जमींदारी व्यवस्था की कमज़ोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता पर बदलाव आता गया। मतलब जो समाज सुधारक थे उन्होंने जब इस बात को लोगों को समझाया, लोगों ने इस बात को समझा और उसके साथ ही जो समाज बदल रहा था, शहरीकरण हो रहा था, साक्षरता आ रही थी, जैसे आप कार्टून में भी देख सकते हैं कि ये जो लड़की है ये कास्ट का एक किताब है या कार्ड है उसको ये फेंक रही है डस्टबिन में। तो इस तरीके की मानसिकता लोगों को, जब लोग साक्षर हुए तो लोगों ने इस तरीके की मानसिकता को त्याग दिया, जातिवाद को या वर्ण व्यवस्था को। आज अगर आप यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया है कि अगर हम ट्रेन में या रेस्टोरेंट में बैठते हैं और वहाँ पर हमारे बगल वाली सीट पर किस जाति किस धर्म के लोग बैठे हैं, हमें इससे कोई ख़ास मतलब नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे बदलावों के बाद भी आज भारत में जाति प्रथा पूरी तरीके से अलग नहीं हुई है। आज भी ये कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। कुछ समूह लाभ की स्थिति में कुछ समूहों को दबाकर रखते हैं। ये बात आज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखते हैं कि राजनीति में जाति व्यवस्था किस तरीके से काम करती है। क्या उसका हम सदुपयोग करते हैं या हम उस जाति या वर्ण व्यवस्था से हम उसका दुरुपयोग करते हैं। सांप्रदायिकता की तरह ही जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। सांप्रदायिकता मतलब हमारा धर्म अच्छा, हमारा धर्म अच्छा, आपका धर्म खराब, ऐसी सोच रखने के लिए से ही जातिवाद भी इस मान्यता पर ही आधारित है। हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता और जातिवाद लगभग एक जैसी चीज़ें हैं। जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। पहले जातियों में बटेंगे फिर धर्मों को मानेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता या जातिवाद ही समाज में जो गठन या समुदाय बनाता है उसका बेसिक जो फीचर है वो इसी पे डिपेंड करता है।
इसके हित एक जैसे होते हैं, दूसरी जाति के लोगों के हितों का मेल नहीं होता। एक अनुभव बताता है कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू ज़रूर है, लेकिन एकमात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति के अनेक रूप ले सकती है। अब ये पॉइंट वाइज हम इस बारे में पढ़ेंगे कि जो राजनीति है वो जाति के अनेक रूप ले सकती है। कैसे? जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान से रखती हैं ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी वोट मिल जाएं। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवार का नाम तय करती हैं तो वो उस जाति के हिसाब से रखती हैं कि किस क्षेत्र में किस जाति के लोग ज़्यादा हैं, उसी जाति का जो कैंडिडेट है उसे वहाँ पर खड़ा किया जाए जिससे कि चुनाव जीतने में या वोट मिलने में आसानी हो। दूसरी बात या दूसरा पॉइंट है, राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। जैसे एक जो मेन जो धर्म है या जिसके लोग ज़्यादा हैं और जो दूसरा धर्म है जिसके लोग कम हैं, वो एक दूसरे को प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं कि मान तो मेरी जाति या धर्म का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं है इलेक्शन में, तो मैं अपने से मिलने वाले, अपने एक जैसे दिखने वाले जाति या धर्म के लोगों को ही वोट दूंगा, ऐसा लोगों का मानना होता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश कर दिया है। उन जातियों में लोगों की नई चेतना उत्पन्न हुई है जिन्हें अभी तक लोग छोटा और नीच मानते थे। मतलब कहीं ना कहीं लालच के भरोसे ही कि हमें लालच है वोट का, इसलिए भी, लेकिन नीच जाति आज तक जिन्हें नीच जातियां माना जाता था या जिन्हें छोटा माना जाता था, लोग उनकी बात और उनके भविष्य के बारे में भी कहीं ना कहीं सोचने लगे हैं। अगर हम बात करें कि राजनीति में जाति पर जोर देने के कई कारण की धारणा बन चुकी है, तो हमें इन चीज़ों पे भी गौर करना पड़ेगा। ये क्या है? देश में किसी भी एक संसदीय चुनाव के क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और समुदाय के लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। एक तरीके से वोट बैंक, आपने ये नाम बार बार सुना होगा, वोट बैंक। तो लोग चाहते हैं कि उनकी जाति या वो किसी एक जाति और धर्म के लोगों को के मन की बातों को कहें, समझें या उस मुद्दे को बार बार राजनीति में उठाएं जिससे उस जाति के जो लोग हैं उनका वोट उस प्रतिनिधि की तरफ आ जाए। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती, इसलिए वो विशेष जाति के ऊपर ध्यान देती है। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति या लोगों का प्रतिनिधित्व माना जाता है या प्रभुत्व माना जाता है तो उम्मीदवार उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। मतलब अगर देखा जाता है कि किसी एक एरिया में, किसी एक चुनाव क्षेत्र में जहाँ पर किसी एक धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने उसी धर्म से संबंधित प्रतिनिधि को वहां खड़ा करने की फिराक में रहती हैं कि लोग अपने जो धर्म के आधार पर वोट देंगे तो हमारे प्रतिनिधि को वोट ज़्यादा मिल सकेंगे। सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसद विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है अगर जातियां और समुदाय में राजनीति पसंद एक ही होती है। तो ऐसा संभव हो जाता है कई बार कि लोग एक ही जगह, एक ही एरिया से होते हैं, जिसकी वजह से जो राजनीति है वो एक ही जगह, एक ही इंसान के लिए आसपास होती है। आप इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए किसी गांव में 2 प्रतिनिधि खड़े हैं या 3 प्रतिनिधि खड़े हैं, तो जो ये नंबर 1 वाला प्रतिनिधि है ये सबसे अलग है, जबकि जो या इसका धर्म जो है वो अलग है, जबकि जो अगले 2 प्रत्याशी खड़े हैं 2 और 3 नंबर वाले, इनका जो धर्म है वो एक है। तो कई बार क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वो एक धर्म जाति वाले को ना चुनकर बल्कि अलग जाति वाले को चुन लेते हैं। तो कई बार जो ये प्रतिनिधि का जो सिस्टम है वो कई बार उल्टा पड़ जाता है। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी उतने ही असरदार होते हैं।
एक जाति या समुदाय के भीतर अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय में अमीर गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ जाति और धर्म को ही आगे मानते हैं, बल्कि उसके आगे सरकार या पार्टी द्वारा किए गए काम, उसमें कौन सा प्रतिनिधि है, किस तरीके का उसका व्यवहार है, या वो कितना अपने भाषणों से अपनी जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, ये सारी चीज़ें भी मायने करती हैं। जाति के अंदर राजनीति, अभी हमने पढ़ा कि राजनीति में जाति कैसे असर डालती है। अब हम पढ़ते हैं कि जाति के अंदर राजनीति कैसे खेलते हैं लोग। अभी हम इस चीज़ पर गौर करते हैं कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था को बिगाड़ने का थोड़ा सा काम करती हैं। आप इस पिक्चर में, इस कार्टून में भी देख सकते हैं कि कैसे ऊपर लिखा हुआ है द वोट बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें अलग अलग लॉकर बने हुए हैं, जिसमें राजपूत, यादव, कुर्मी, गुजराती, मुसलमान, अहिर, SC ST, कोहरी, अलग अलग जातियों के लोग हैं। और कुछ लोग इसे लॉक कर रहे हैं, मतलब सेव कर रहे हैं कि ये तो जो वोट बैंक है वो मेरा ही है। दूसरे लोग फिराक लगा के बैठे हैं कि कैसे ही ये इंसान हटे तो हम अपने उस वोट बैंक को हम उससे छीन लें। तो इस तरीके के लोग, जो नेता हैं, वो अलग अलग तरीके से चालें चलते हैं कि लोग किसी जाति, विशेष जाति के लोग उनके लिए वोट बैंक बन जाएं। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, तो पहले वो समूह जिसमें उपजातियों को नीचा या छोटा बताकर उसे बाहर रखना चाहती थी, अब वो अपने साथ रखना चाहती है। जैसे होता है ना कि किसी हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की, उसमें ही कई बार जब हम बात करते हैं वोट बैंक की, तो हम बोलते हैं हम सब हिंदू हैं। हिंदू है मतलब हमारे यहाँ कोई वर्ण व्यवस्था या क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब जो बातें हैं ये राजनीति में तब की जाती हैं जब उन्हें अपना वोट बैंक बढ़ाना होता है। चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है। देखिए, आप इलेक्शन तभी जीत सकते हैं जब आपके पास बहुत सारे वोट हों, और बहुत सारे वोट का मतलब है, क्योंकि हमारे यहाँ एक व्यवस्था चलती है मतदाता की, कि एक जो मतदाता है वो एक ही वोट डाल सकता है और उसकी सबकी वैल्यू बराबर है। तो इसलिए जो बहुत सारे लोग, अगर आपको बहुत सारे वोट चाहिए तो आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ लाना होगा, और बहुत सारे लोगों को एक साथ लाने का मतलब है कि आपको हर विशेष समुदाय और धर्म के लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा। राजनीति में नई किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। मतलब कुछ लोग अपनी जातियों में अलग तरीके से डिवीज़न कर लेते हैं। जैसे अगड़ा जाति मतलब जो जनरल कास्ट होते हैं या इनको बोलते हैं, और पिछड़ी जाति जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जिनको कभी पुराने टाइम पे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, तो उनको हमने पिछड़ी जातियों में रख दिया। इस प्रकार राजनीति के कई तरीके की भूमिका निभाई जाती है। ये आप कह सकते हो भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देते हैं कई बार, ये सम्मानजनक व्यवहार भी मिलता है। मतलब जो इन सब का जो नकारात्मक और सकारात्मक पहलू है वो लगभग दोनों में आधा आधा है। ना बहुत ज़्यादा सकारात्मक पहलू हमें देखने को मिलता है और ना ही नकारात्मक। इस पैराग्राफ के साथ ही इस चैप्टर को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।